हेलो स्टूडेंट्स, हम एचटेट लेवल 2 2024 का सॉल्यूशन कर रहे थे, टीजीटी लेवल वाला। और उसके अंदर हम 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 111 से 120 तक करेंगे, जो कि 2024 में आए थे। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 111 को देखो तो उसमें लिखा हुआ है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल्स टू 2, देन द वैल्यू ऑफ टेंस पावर 5 थीटा प्लस कोट्स पावर 10 थीटा इज। देखो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 111 में टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल्स टू 2, और हमें निकालना क्या है, टू फाइंड। अगर हम लिखें कि हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है 10 की पावर 5 थीटा प्लस 10 की पावर कोट की पावर 10 थीटा इज इक्वल्स टू, हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो हमें पता है ऑलरेडी कि 10 थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कोट थीटा, और वाइस वर्सा, यानी कोट थीटा को भी हम लिख सकते हैं 1 बाई 10 थीटा। अब ये वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 थीटा प्लस 1 बाई 10 थीटा इज इक्वल्स टू 2। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 थीटा इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से लिखा जा सकता है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 10 थीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 10 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, जो कि एक आइडेंटिटी बन जाती है। आइडेंटिटी क्या बनती है, ये 10 थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसका मतलब है 10 थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी 10 थीटा की वैल्यू आ गई 1 के इक्वल। होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब हमें निकालना क्या था, निकालना था 10 की पावर 5 थीटा प्लस कोट की पावर 10 थीटा। यहीं पे इसको चेंज कर लेते तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5 थीटा प्लस कोट की पावर 10 थीटा, यानी 1 की पावर 10 और उसकी पावर 10 थीटा। ऐसे लिखा जा सकता है। इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 थीटा की वैल्यू है 1, यानी 1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 10, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 1, यानी 1 प्लस 1, जो कि आ जाता है 2। और इसमें ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 24 30 54 विल बी। HCF एक्चुअली में होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो वैल्यू जो तीनों को डिवाइड करे और वो हाईएस्ट भी हो। अगर इसको सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझ के देखें तो यही मतलब होता है। देखो अब इसको निकालेंगे कैसे, तरीके हमारे पास 2 हैं, पर हम सिंपल वाला लेके चलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, क्योंकि वो इजी भी है, जल्दी भी हो जाएगा और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं उसमें। क्वेश्चन है, हमें निकालना है 24 30 और 54 का HCF। पहले 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 ये बिल्कुल बेसिक है जो हम बचपन में पढ़ते थे, इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से मैं बताऊँगी। ऐसे ही फिर 30 का निकाल लो, 3 1 जा 3, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ऑर्डर मैटर नहीं करता है प्राइम फैक्टराइजेशन में, बाकी आपको लगे कि ऑर्डर से करना है तो वो भी कर देंगे। 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, यानी 24 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, और 54 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हाइएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी जो तीनों में हो, यानी HCF ऑफ अगर हम लिखे 24 30 और 54, क्या हो जाएगा, 2 तीनों में आ रहा है और 3 तीनों में आ रहा है। क्योंकि तीनों का निकालना है तो तीनों का लेके चलेंगे, 2 इंटू 3 यानी 6 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, एकदम 5th 6th क्लास वाला था। 3rd 4th ही लगा लो, इतना तो बच्चे समझ जाते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर नंबर्स 2 2 4 5 एंड 12 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो मीन मीडियम मोड के बारे में क्वेश्चन है, और हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं। नंबर्स क्या क्या हैं, मतलब जो डेटा है वो लिख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 113 है ये। हमें दिया हुआ है 2, 2, 4, 5 एंड 12। पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन होता क्या है, समेशन एक्साइज डिवाइडेड बाय एन। एक्साइज यानी जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उन सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, कितनी ये नंबर्स कितने हैं, 2 + 2 + 4, 5 + 12 डिवाइडेड बाय कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इनको ऐड कर लेते हैं। 4 + 4 8, 8 एंड 5 13, 13 एंड 12 25 डिवाइडेड बाय 5, यानी आंसर आ जाता है 5। मीन की वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट होता है मीडियन। मीडियन अगर सिंपल टर्म में समझे तो बीच की वैल्यू होती है। अगर हम कोई भी जो डाटा गिवन है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दे तो जो बीच में वैल्यू आती है वो होती है मीडियन। इन केस अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मीडियन हमेशा हमें मिल जाता है बहुत ईजिली, लेकिन इवन नंबर्स ऑफ टर्म है तो हमें मीन निकाल के उसको सोल्व करना पड़ता है। इसको देखोगे तो देखो यहाँ पे है 5 यानी 5। तो अगर फॉर्मूला लगता है जब ओड हो तो n + 1/2 2th टर्म, यानी 5 + 1/2th टर्म यानी थर्ड टर्म यानी 4। तो यहाँ पे मीडियन क्या आ गया, 4। नेक्स्ट होता है मोड। मोड कौन सी वैल्यू होती है, वो वैल्यू x की वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आई हो, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार हो। तो इसमें देखा जाए तो बाकी सब तो सिंगल टाइम आए, लेकिन 2 ऐसा जो 2 बार आया तो मोड सीधा 2 हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन से चलें तो हमारे पास ऑप्शन में क्या पूछा हुआ है कि मीन मीडियन के इक्वल है। फर्स्ट ऑप्शन है, नहीं भाई नहीं है, एक 5 एक 4 है, बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है मीन मोड से छोटा है, नहीं, मीन मोड से बड़ा है। इस केस में मीन मोड से बड़ा है, हाँ ये केस बिल्कुल सही है। तो हमारे पास ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 448 पाई cm³ एंड हाइट इज 7 cm। व्हाट इज इट्स लेटरल सरफेस एरिया। देखो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर होता क्या है। वॉल्यूम की बात करें सॉलिड सिलेंडर की, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर जो कि होता है हमारे पास πr²h, और इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 448 पाई। साथ में दिया हुआ है हाइट दी हुई है हमें 7 सेंटीमीटर। अगर इसको देखें तो हम इस फॉर्मूले के अंदर जो जो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है वो रख देते हैं। पाई हम नहीं रख रहे हैं क्योंकि वो कट जाएगा, इसलिए r² एज इट इज़। हाइट की वैल्यू 7 रखी, 448 पाई। r² हो जाएगा 448 पाई डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय पाई। इससे कटने के बाद ये आ जाता है हमारे पास 64, यानी r की वैल्यू आ जाती है 8 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जिसको CS से भी बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2πRH। 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू रख देते हैं, r की वैल्यू रख देते हैं, h की वैल्यू रख देते हैं। जो कट रहा है उसको काट दिया। इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा इसका जो आंसर हो गया वो हो गया आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन में बोला हुआ है ना, क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट a boundary 8 times out of 40 balls he plays. What is the probability that he didn't hit a boundary? और क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें तो ये दिया हुआ है कि 40 बॉल में से 8 बॉल ऐसी हैं जिन पे वो बाउंड्री हिट कर रहा है और 32 बॉल्स ऐसी हैं जिन पे बाउंड्री हिट नहीं कर रहा है। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी कि उसने बाउंड्री हिट नहीं की। तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। इस केस में फेवरेबल केसेस कौन से होंगे, जिनमें उसने बाउंड्री हिट नहीं की है, यानी 32 डिवाइडेड बाय 40। इसको सोल्व करके हम निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.8, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 116 पे। क्वेश्चन नंबर 116 क्वेश्चन में है
इफ़ a is 4 b is 6 then value of a by 4 अंडर रूट 4b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। a दिया हुआ है 4, b दिया हुआ है 6, वैल्यू निकालनी है a बाय 4 अंडर रूट 4b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। जो जो वैल्यू उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। a की वैल्यू 4 रखी, अंडर द रूट 4, b की वैल्यू रखी 6 और उसका स्क्वेयर, माइनस a की वैल्यू रखी 4 और उसका स्क्वेयर। इस 4 से इस 4 काट सकते हैं। अंडर द रूट आ गया 4, 6 का स्क्वेयर यानी 36 माइनस 4 का स्क्वेयर यानी 16। इसको फर्दर हम सोल्व करें तो 4 इंटू 36 144 होता है हमारे पास, माइनस 16 ये आ जाता है 128। 128 को हम लिख कैसे सकते हैं? देखो 128 को लिखा जा सकता है 64 इंटू 2। 64 को अगर हम बाहर लेके आएंगे तो ये 8 हो जाएगा। 8 रूट 2 इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, मतलब वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 117। इसमें लिखा हुआ है विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। एक्चुअली मैं ना, मेरे को क्वेश्चन सोल्व करते वक्त इसमें एक मिस्टेक लगी थी। इसमें लिखा हुआ होना चाहिए था पर डे पर पर्सन भी होना चाहिए था, मतलब हर एक आदमी की ज़रूरत है 150 लीटर ऑफ वाटर, तभी इस क्वेश्चन का आंसर सही आ पाएगा, वरना नहीं आ पाएगा। क्योंकि इससे इसका मतलब ये निकल पा रहा है कि पॉपुलेशन 4000 है और पूरी पॉपुलेशन को सिर्फ 150 लीटर का पानी चाहिए, जो कि सेंस भी नहीं बन रहा है और क्वेश्चन सॉल्वेबल भी नहीं है। तो इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग, टैंक का मेजरमेंट दिया हुआ है 20 मीटर बाय 15 मीटर बाय 6 मीटर। फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ द टैंक लास्ट, की जो टैंक में पानी है वो कितने दिन चल जाएगा। देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देख लेते हैं। उस विलेज की पॉपुलेशन दी हुई है, पॉपुलेशन की बात करें तो वो दी हुई है 4000, और पर पर्सन कितना पानी चाहिए वो दिया हुआ है। तो रिक्वायरमेंट में अभी थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, क्योंकि तब सोल्व करते हैं तब पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी होती, हमें सिर्फ उतना ही लिखना होता है जितना अंडरस्टैंडेबल हो। अब देखो पॉपुलेशन है, रिक्वायरमेंट। अगर मैं पर डे की रिक्वायरमेंट को देखूँ तो पर डे कितना पानी चाहिए, तो रिक्वायरमेंट इन 1 डे अगर हम लिख दें, या फिर वाटर नीडेड इन 1 डे लिख दें, वाटर रिक्वायर्ड इन 1 डे लिख दें, तो सबका मतलब सेम ही है। रिक्वायर्ड इन 1 डे इज इक्वल्स टू 4000 इंटू 150, 60, इतने लीटर्स पानी चाहिए हमें। ये हो गया 6 लाख लीटर वाटर। इसके बाद दिया हुआ है कैपेसिटी ऑफ, कैपेसिटी यानी मेजरिंग टैंक की कितनी कैपेसिटी है, तो वो दिया है 20 मीटर बाय 15 मीटर बाय 6 मीटर। एक्चुअली में ये क्यूबॉइडल है, क्योंकि 3 मेजरमेंट्स दी हुई हैं, हम इसका वॉल्यूम इजीली निकाल सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 15 इंटू 6। सोल्व करने के बाद ये आ जाता है 180 मीटर स्क्वेयर। अब देखो हमें यहाँ पे ये लीटर में, ये मीटर क्यूब आएगा, यहाँ पे मीटर क्यूब में है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा लीटर में। आपको पता होगा कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास जो वॉल्यूम अगर हम लीटर में देखें तो वो हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 1000, यानी ये। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि जो पानी है वो कितने दिन तक चल जाएगा। क्वेश्चन तो यही था हमारा कि पानी कितने दिन चल जाएगा। तो करना क्या है, एक्चुअली में डिवाइड करना है। हाँ, तो क्या करना है कि जो टैंक है उसकी कैपेसिटी को डिवाइड करना पड़ेगा वाटर की कैपेसिटी से। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हुई है? नहीं, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा, इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो यानी हमारे पास आ जाएगा कि वो पानी कितने दिन चलेगा। तो कर देते हैं डिवाइड। 18,000 डिवाइडेड बाय 60,000। जो कट रहा है उसको काट देते हैं। यहाँ पे 1800 आएगा। एक्चुअली में ये मिस्टेक थी, मुझे लग ही रहा था कहीं पे गड़बड़ हुई है। जो कट रहा है उसको काट देते हैं और इसको सोल्व करने के बाद आंसर आ जाता है 3 डेज, यानी जो वाटर टैंक है वो 3 दिन तक चल जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18
24 एंड 60 लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम पूछा हुआ है। देखो एलसीएम पूछा हुआ है, जो हमारी टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं, वो हैं 18, 24 एंड 60। एलसीएम हम वही तरीका अपनाएंगे, फिर से क्या करेंगे, हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। पहले 2 से कर लेते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जब तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो सबसे छोटा नंबर कौन सा बन सकता है, यानी ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए उसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल हम बोल सकते हैं। 2 9 जा, ये 12 पे गया, ये 30 पे गया, फिर से 2 पे कर लेते हैं। 6 15, फिर से 2 पे कर लेते हैं। 3 15, फिर 3 पे कर लेते हैं। 3 1 5, फिर 3 पे कर लेते हैं। 1 1 5 एंड फिर 5 पे कर लेते हैं। 1 1 1। इन सबको मल्टीप्लाई करना है तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। कर लेते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आंसर बन रहा है, ये बन रहा है 5 3 जा 45, 45 2 जा 90, 94 जा 360। कहीं पे गड़बड़ हुई है क्या? टू 2 जा 4, 2 जा 6, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 49 जा 360 इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 पे आ गए हैं हम लोग। नेहाज फादर बोट 3 डजन पेंसिल फॉर 360, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया है। इसमें बोला हुआ है कि 3 डजन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 3 डजन पेंसिल्स दे रखा है। कॉस्ट ऑफ 3 डजन पेंसिल्स 360 रुपीज़, यानी इसको लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 3 × 12 पेंसिल्स। इतना तो सबको पता ही होगा, 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 यूनिट्स। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल निकाल सकते हैं। 360 डिवाइडेड बाय 3 × 12, यह जगह 10 रुपीज़। क्वेश्चन में पूछा क्या है, कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स। एक पेंसिल अगर 10 रुपये की है तो 7 पेंसिल्स कितने की होंगी, ये क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा 7 × 10 70। अब थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 120। उसमें बोला हुआ है शॉपकीपर मार्क्स अ प्रोडक्ट एट 3750, he sells it at a 20% discount and still makes a profit of 250. What is the difference between mark price and the cost price of the product? देखो ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, इनमें इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ करना नहीं होता। देखा जाए तो हम पहले पूछ के रखा है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस पूछ रखा है। हमें दिया क्या है, मार्क प्राइस दिया हुआ है 3750 और ये दिया हुआ है कि वो 20% डिस्काउंट पे उसे बेच रहा है, फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है 250 का। इसको हम ऐसे कंसिडर करें कि हम मान लो मार्क प्राइस 120% ऑफ मार्क प्राइस होगा, वो सीपी प्लस प्रॉफिट के इक्वल होगा। इस केस में 120% ऑफ मार्क प्राइस, यहाँ पे से हम सीपी निकाल लेंगे। 120% ऑफ मार्क प्राइस यानी कि आ जाएगा 3750। कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है और प्रॉफिट दिया हुआ है 250। इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से सीपी आ जाएगा हमारा, वो कितना आएगा वो देख लेते हैं। इस 0 से ये सब कैंसिल हो गया है, ये आ गया है 3000 इज इक्वल्स टू CP प्लस 250। यहाँ से आ जाएगा CP इज इक्वल्स टू 3000 माइनस 250, ये आ गया 2750। निकालना क्या है, हमें निकालना है मार्क प्राइस और CP का डिफरेंस। मार्क प्राइस था 3750, CP आ गया 2750, दोनों का डिफरेंस आ गया 1000 रुपीज़, यानी ऑप्शन नंबर
सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।